Hello everyone, today we are going to do the paper code BSOG 171 Indian Society Images and Realities। तो ठीक है, आज आप ये क्लास पूरी देखें। ठीक है, जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि हम देखेंगे BSOG 171। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको पेपर कोड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका बाय नाउ का ऑप्शन है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करके उसे परचेज कर लेंगे तो आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Discuss the various approaches to study Indian civilization. So in this question you have to tell the approaches through which you can study the Indian civilization. So first we will give the introduction of Indian civilization. Indian civilization, with its rich and diverse history spanning thousands of years, can be studied through multiple approaches. अब जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, उसकी बहुत ज़्यादा रिच और डाइवर्स हिस्ट्री है जो कि बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर से स्पैन करती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस से। Scholars adopt different methods of depending on the aspect of civilization they wish to explore, such as history, culture, religion or social organization. The major approaches are as follows. यानी कि जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग मेथड्स को, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं डिपेंडिंग कि वो किस एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो जो मेजर अप्रोचेस हैं अब हम देखते हैं। पहला अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच। द हिस्टोरिकल अप्रोच focuses on understanding Indian civilization through the chronological study of events, rulers and dynasties। यानी कि जो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच है वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को समझने में थ्रू द chronological study of events, rulers and dynasties। Ancient text, inscriptions, coins and monuments serves as primary source। यानी कि जो हमारे टेक्स्ट हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एक प्राइमरी सोर्स की तरह सर्व करते हैं। फॉर इंस्टेंस, स्टडिंग द मौर्यन एम्पायर थ्रू द अशोकास इंस्क्रिप्शंस हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हम मौर्यन एम्पायर को स्टडी करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, तो उससे क्या हमें हेल्प मिलती है, जो वहाँ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। सो दिस अप्रोच एम्फोसाइजेस कंटिन्यूटी एंड चेंज ओवर टाइम। तो ये अप्रोच क्या एम्फोसाइज करता है, कंटिन्यूटी और चेंज को ओवर टाइम। सो प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, जो इंडिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट था उसका हमें इंसाइट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सेकेंड इज आर्कियोलॉजिकल अप्रोच। आर्कियोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टडिंग अर्ली इंडियन सिविलाइजेशंस, स्पेशली प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि जो आर्कियोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने में, स्पेशली प्री हिस्टोरिक टाइम्स की और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स की। ठीक है, excavations at sites like Harappa, Mohenjo-daro and Chandrakhetugarh reveal urban planning, trade, art and daily life। जैसे कि जो excavations हो रहे हैं ना हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, चंद्रकेतुगढ़ में, वहाँ पे क्या रिवील करता है, वो अर्बन प्लानिंग को रिवील करता है, ट्रेड, आर्ट और डेली लाइफ को रिवील करता है। Material evidence such as pottery, tools and sculptures help reconstruct socio-economic conditions, religious practices and technological advancement। अब जितने भी मटेरियल एविडेंस हैं जैसे कि पॉटरी हो गया, टूल्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, वो हमें क्या हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट वहाँ उस टाइम का जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे।
So this approach complements textual sources and provide tangible evidence of India's ancient past. तो ये अप्रोच क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है टेक्सचुअल सोर्सेज को और प्रोवाइड करता है एक टेंजिबल एविडेंस ऑफ द इंडियाज एंशिएंट पास्ट. थर्ड इज लिटरेरी एंड टेक्सचुअल अप्रोच. इंडियन सिविलाइजेशन इज क्लोजली टाइड टू इट्स लिटरेरी हेरिटेज. अब जो हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन है वो लिटरेरी हेरिटेज से क्लोजली टाइड है. ठीक है, जो हमारी लिटरेरी हेरिटेज है उससे ये क्लोजली टाइड है. जैसे कि सेक्रेड टेक्स्ट हो गए, जैसे कि वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण. इन क्लासिकल लिटरेचर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू फिलॉसफी, एथिक्स, लॉज एंड सोशल लाइफ. ठीक है, स्टडिंग दीज टेक्स्ट हेल्प्स अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. जब हम इन टेक्स्ट को स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड उस टाइम का जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डायमेंशन था इंडियन सोसाइटी का. ठीक है, एडिशनली रीजनल लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन शेड लाइट ऑन लोकल कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स. एडिशनली जो ये रीजनल लिटरेचर्स हैं और इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमारे लोकल कल्चर और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे भी लाइट शेड करते हैं. Fourth is anthropological and sociological approach. So this approach emphasizes the study of social structure, customs and traditions. यानी कि जो भी उस टाइम का social structure हुआ करता था, उस टाइम के जो customs हुआ करते थे, traditions हुआ करते थे, ये approach उस understanding पे emphasize करता है. So anthropologists examine caste system, kinship patterns, rituals and festivals to understand continuity and change in Indian society. एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कास्ट सिस्टम को एग्जामाइन करते हैं, किंगशिप पैटर्न्स को देखते हैं, रिचुअल्स को एग्जामाइन करते हैं, फेस्टिवल्स को देखते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें उस टाइम की कंटिन्यूटी एंड चेंज को. ठीक है, एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज ऑफर पर्सपेक्टिव ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस. सो जो एथनोग्राफिक स्टडीज होती हैं, ठीक है, ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज की, वो क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी पे, अडेप्टेशन पे और रेजिलियंस पे. Fifth is comparative and interdisciplinary approach. So modern scholars often adopt a comparative perspective analyzing Indian civilizations in the relation to other world civilization. यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं, comparative और interdisciplinary approach. यानी कि जो modern scholars हैं उन्होंने एक comparative perspective को adopt कर लिया है जिसमें कि क्या करते हैं, वो Indian civilization को analyze करते हैं in relation to the जो भी world की और civilizations हैं. Interdisciplinary studies combining history, archaeology, linguistics, arts, history and anthropology provide a holistic understanding. यानी कि जितने भी हमारे interdisciplinary studies हैं, जैसे कि history हो गया, archaeology हो गया, linguistic हो गया, art history हो गया, anthropology हो गया, जब इनको हम combine करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें एक holistic understanding provide करते हैं. For example, studying trade links between the Indus Valley and the Mesopotamia highlights economical and cultural exchanges. यानी कि जो भी हमारे ट्रेड लिंक थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच में, वो क्या हाईलाइट करता है, वो इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज को हाईलाइट करता है. इन कंक्लूजन, स्टडिंग इंडियन सिविलाइजेशन रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत पड़ती है. हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव मेथड टुगेदर हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी, diversity and continuity of Indian society across millennia. जो historical, archaeological, literary, anthropological और comparative, ये सारे जो approaches हैं ये हमें help करते हैं साथ में to reconstruct the उस टाइम की जो complexity थी, diversity थी और continuity थी Indian society की. ठीक है, so each approach contributes uniquely to understanding India's past, making the study of its civilization a rich and nuanced discipline. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा. वहाँ पे क्या है, आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, कीवर्ड इज अर्बनाइजेशन. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन देंगे. अर्बनाइजेशन refers to the increasing concentration of population in urban areas accompanied by changes in lifestyle, economy and social structure. Urbanization का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन रेफर करता है जितने भी हमारी कंसंट्रेशन है जो पॉपुलेशन की, वो अर्बन एरियाज में जो इंक्रीज हो रही है, अकम्पनीड विद द
चेंजेस इन लाइफस्टाइल हो गया, इकोनॉमी हो गया और सोशल स्ट्रक्चर हो गया। इन इंडिया अर्बनाइजेशन मैनिफेस्ट इन मल्टीपल डायमेंशन। इंडिया में क्या है, जो अर्बनाइजेशन है वो मैनिफेस्ट करता है बहुत अलग अलग डायमेंशंस में, जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्पेटियल हो गया, सोशल हो गया और एनवायरमेंटल हो गया। ठीक है, फर्स्ट वी विल लुक एट द डेमोग्राफिक डायमेंशन। The demographic aspect of urbanization focuses on the growth and distribution of the urban population. जो हमारा डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन का, वो फोकस करता है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पे। India's urban population has been steadily rising from 17.3% in 1951 to about 35% in 2021। यानी कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी राइज कर रही है। जैसे कि 1951 में वो 17.3% थी, पर 2021 में क्या हो गई, वो 35% हो गई। So this growth results from both natural population increase and rural to urban migration। यानी कि जो ये ग्रोथ है पॉपुलेशन में, ये नेचुरल पॉपुलेशन की वजह से भी इंक्रीज हुई है और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की वजह से भी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, लार्ज सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु हैव एक्सपीरियंस्ड रैपिड पॉपुलेशन एक्सपेंशन leading to the formation and mega cities. Urban areas exhibit a young and working age population due to the migration for employment opportunities। ठीक है, now we will look at the economic dimension। Urbanization in India is closely linked with the economic development। जो urbanization है इंडिया का, वो closely हमारे economic development से link है। ठीक है, cities serves as hubs for industrial, commercial and service activities। जो हमारी cities हैं वो serve करती हैं as hubs for industrial, commercial and service activities। The economic dimension includes employment concentration in secondary and tertiary sectors। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या है इकोनॉमिक डायमेंशन है वो इंक्लूड करता है जितने भी एम्प्लॉयमेंट कंसंट्रेशन है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में, इट लीडिंग टू द एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड हायर इनकम लेवल्स। ठीक है, अर्बनाइजेशन हैज आल्सो फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ मार्केट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अर्बनाइजेशन ने क्या फैसिलिटेट किया है, मार्केट की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप को और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। However, uneven economic growth has contributed to the income disparities and informal sector expansion in urban regions। बल्कि जो क्या है uneven economic growth है उसने contribute किया है to the income disparities and the informal sector expansion in urban regions। ठीक है, यानी कि जो informal sector है वो expand हो रहा है urban regions में। ठीक है, third is spatial dimension। The spatial dimension refers to the physical expansion of cities and towns। यानी कि जितना भी physical expansion हो रहा है cities और towns का। ठीक है, rapid urbanization has resulted in the horizontal spread of metropolitan areas, formation of peri-urban regions and suburban growth। यानी कि जो rapid urbanization है उसने क्या result किया है हमारे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ है पेरी अर्बन रीजन्स का एंड सबअर्बन ग्रोथ का। Cities often develop along transport corridors, rivers and industrial belts। यानी कि जो cities हैं वो develop हुई हैं किसके along, transport corridors के along, rivers के along और industrial belt के along। So unplanned expansion can lead to congestion, slums and pressure on urban infrastructures like roads, water supply and sanitation। यानी कि अगर हम अनप्लान्ड एक्सपेंशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, स्लम्स बन सकते हैं, प्रेशर पड़ सकता है जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि रोड्स पे, वाटर सप्लाई पे, सैनिटेशन पे। सो मेगा अर्बन रीजन्स सच एज द नेशनल कैपिटल रीजन्स demonstrate the spatial clustering of the urban settlement। Fourth is social dimension। Urbanization also influence social structures, lifestyle and cultural pattern। अब जो हमारा urbanization है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, लाइफस्टाइल को और कल्चरल पैटर्न्स को। सिटीज प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। जो सिटीज हैं वो हमें क्या करती हैं, हमें एक्सेस देती हैं टू द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। सोशल इंटरैक्शन बिकम्स मोर डाइवर्स लीडिंग टू कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल। सोशल इंटरैक्शन क्या होता है और डाइवर्स बनता जाता है जिसकी वजह से कि कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल लीड होती है। अर्बनाइजेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स, जेंडर रोल्स एंड सोशल मोबिलिटी। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है और जेंडर रोल्स भी चेंज हो रहे हैं और सोशल मोबिलिटी भी आ रही है। हाउएवर इट कैन लीड टू सोशल चैलेंजेस such as overcrowding, inequality and marginalization of certain groups।
यानी कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, सोशल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग होना, इनइक्वालिटी होना एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ कुछ ग्रुप्स। ठीक है। फिफ्थ इज एनवायरमेंटल डायमेंशन। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज सिग्निफिकेंट। यानी कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अर्बन ग्रोथ इंक्रीजेस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, कॉजेज पॉल्यूशन एंड लीड्स टू लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस। यानी कि जो अर्बन ग्रोथ है वो क्या इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज कर रही है प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट जनरेशन एंड राइजिंग टेम्परेचर्स आर मेजर अर्बन कंसर्न। यानी कि जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये क्या है, ये बहुत मेजर अर्बन कंसर्न्स हैं। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग हैज बिकम एसेंशियल टू बैलेंस डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। यानी कि जो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है वो बहुत एसेंशियल है ताकि हम क्या करें, बैलेंस कर सकें डेवलपमेंट को विद द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। Now we will look at the conclusion. Urbanization in India is a multidimensional phenomena encompassing demographic shifts, economic growth, spatial expansion, social transformation and environmental challenges. ठीक है, urbanization क्या है, एक multidimensional phenomena है. While it drives development and modernization, it also necessitates careful planning to ensure equitable and sustainable urban growth. यानी कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन तो होता है, पर हमें क्या है, केयरफुल प्लानिंग भी करनी चाहिए ताकि हम इंश्योर करें एक इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। So we will look at the introduction. Caste and class are two fundamental social categories in Indian society, both influencing people, life, opportunities and social status. क्लास और कास्ट क्या है, दो फंडामेंटल सोशल कैटेगरीज हैं इंडियन सोसाइटी की। दोनों ही क्या करते हैं, पीपल के लाइफ को, अपॉर्चुनिटीज को और सोशल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वाइल कास्ट इज ट्रेडिशनल हेरिडिटरी सिस्टम रूटेड इन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो हमारी कास्ट है वो क्या है, ट्रेडिशनल है, हेरिडिटरी सिस्टम है जो कि हमारे रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस में रूटेड है। बल्कि क्लास क्या है, क्लास एक इकोनॉमिक एंड सोशल कैटेगरी है जो कि हमारे ऑक्यूपेशन, इनकम और एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप इज क्रूशियल टू एनालाइजिंग सोशल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। यानी कि अगर हम दोनों के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो क्या है, क्रूशियल होगा जब हम एनालाइज करेंगे सोशल इनइक्वालिटीज को। ठीक है। फर्स्ट, कास्ट एज सोशल इंस्टीट्यूशन। कास्ट इज हिस्टोरिकली लिंक्ड टू हिंदू सोसाइटी। कास्ट क्या है, हिस्टोरिकली हिंदी सोसाइटी से लिंक्ड है। डिवाइडिंग पीपल इनटू हायरार्किकल ग्रुप बेस्ड ऑन बर्थ। यहाँ पे क्या होता है, कास्ट में क्या होता है, लोगों को बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, उनको बांटा जाता है इन द हायरार्किकल ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास एंड दलित्स। दलित्स वर फॉर्मली नोन एज अनटचेबल्स। डिटरमाइन सोशल ड्यूटीज, ऑक्यूपेशंस एंड इवन मैरिज पैटर्न्स। अब जो ये हमारी कास्ट है इसकी वजह से क्या होता है, हमारी सोशल ड्यूटीज डिटरमाइन होते हैं, ऑक्यूपेशन और इवन यहाँ के मैरिज पैटर्न्स। कास्ट इज रिजिड एज वंस कास्ट इज इनहेरिटेड एंड ट्रेडिशनली कैनॉट बी चेंज। कास्ट क्या होती है, हेरिडिटरी होती है, रिजिड होती है, इसको ट्रेडिशनली चेंज नहीं किया जा सकता है। सोशल मोबिलिटी विद इन द कास्ट वॉज हिस्टोरिकली लिमिटेड एंड कास्ट आइडेंटिटी कंटिन्यूज टू शेप सोशल इंटरैक्शन, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सोशल मोबिलिटी जो कास्ट के विद इन होती है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और जो हमारी कास्ट आइडेंटिटी है वो कंटिन्यू करती है to shape the social interactions, cultural practices and access to the resources in many parts of India. Now we will look at class as an economic category. Class in contrast is determined by individuals or families' economic position including wealth, income, occupation and education. यानी कि जो क्लास है वो कैसे डिटरमाइन होती है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी फैमिली के उससे उनकी जितने जो भी उनकी इकोनॉमिक पोजिशन होती है, उनकी वेल्थ हो गई, उनका इनकम हो गया, उनकी ऑक्यूपेशन हो गई, उनकी एजुकेशन, इस पे बेस्ड होती है हमारी क्लास। अनलाइक कास्ट, क्लास इज थियोरेटिकली मोर फ्लेक्सिबल। जो क्लास होती है वो क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इंडिविजुअल्स कैन मूव अप फॉरवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक अचीवमेंट। इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, वो मतलब क्लास के बेसिस पे वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट। For example, a person from a lower caste may attain a higher economic class through education or business success.
दो सोशल रिकॉग्निशन में स्टिल बी कंस्ट्रेंड बाय कास्ट प्रेजुडाइसेस। यानी कि मान लीजिए कोई लोअर कास्ट का इंसान है तो उसको क्या है, एक हायर इकोनॉमिक क्लास मिल सकती है थ्रू एजुकेशन एंड बिजनेस सक्सेस। Now we will look at the interconnection between caste and class. In India, caste and class are interrelated but not identical. जो इंडिया है वहाँ पे क्या है, जो क्लास और कास्ट है वो इंटररिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई तो है पर आइडेंटिकल नहीं है। हिस्टोरिकली कास्ट ऑफन डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, क्रिएटिंग अ कोरिलेशन बिटवीन कास्ट हायरार्की एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। कास्ट क्या करती है, ओपनली हमारे जो ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको डिटरमाइन करती है, जिसकी वजह से एक कोरिलेशन बनता है कास्ट हायरार्की में और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में। अपर कास्ट like Brahmins and Kshatriyas traditionally had access to education and land, leading to higher economic status, while lower caste, especially Dalits, were often marginalized and economically disadvantaged. यानी कि जो अपर कास्ट होते हैं जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियास हो गए, इनको ट्रेडिशनली एक्सेस टू एजुकेशन दिया जाता था, एक्सेस टू लैंड दिया जाता था, जिसकी वजह से इनका क्या है, हायर इकोनॉमिक स्टेटस हुआ करता था। बल्कि जो लोअर कास्ट हैं उनको, जैसे कि स्पेशली दलित्स, वो क्या थे, वो उनको मार्जिनलाइज किया जाता था और वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे। ठीक है। हाउएवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज हैव स्टार्टेड टू वीकन दिस रिजिड लिंक। पर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की वजह से क्या है, अभी जो रिजिड लिंक है ये कमजोर होना शुरू हो गया है। Lower caste individuals have increasingly entered professions and education sectors traditionally dominated by upper caste, reflecting upward class mobility despite persistent caste identity। यानी कि जो लोअर कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, अब अच्छी पोजीशंस में आने लग गए हैं। ठीक है, अच्छे प्रोफेशन में वो एंटर होने लग गए हैं, एजुकेशन सेक्टर्स में एंटर होने लग गए हैं, जो कि पहले अपर कास्ट लोग डोमिनेट करते थे। ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द कंटेम्प्रेरी इम्प्लीकेशंस। Today, caste still influences social networks, marriage, and political representations, which class largely affects consumption, lifestyle, and economic power। जो कास्ट है वो आज भी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे सोशल नेटवर्क को, मैरिज को और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को। पर क्लास क्या है, क्लास लार्जली अफेक्ट करती है हमारे कंजम्पशन को, लाइफस्टाइल को और इकोनॉमिक पावर को। सोशल पॉलिसीज लाइक reservation in education and government jobs aim to bridge the gap between caste and class inequalities। यानी कि जो हमारे सोशल पॉलिसीज जैसे कि रिजर्वेशन हो गया एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ये क्या एम करता है कि जो गैप है कास्ट और क्लास इनइक्वालिटी के बीच का, उसको वो ब्रिज कर ले। नेवरथलेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट, often intersecting with class to reinforce the social equality। Now we will look at the conclusion। In essence, caste and class in India are distinct but intertwined system। कास्ट और क्लास क्या है, इंडिया में डिस्टिंक्ट है बट इंटरट्वाइंड सिस्टम्स हैं। कास्ट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिशनल सोशल फ्रेमवर्क व्हाइल क्लास रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक स्टैंडिंग। कास्ट क्या है, एक ट्रेडिशनल सोशल फ्रेमवर्क देता है, बट जो क्लास है वो एक इकोनॉमिक स्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करती है। Their interaction shapes the complex pattern of privilege, mobility, and inequality in Indian society, with caste often influencing opportunities for class advancement even in the modern era। यानी कि जो क्लास और कास्ट है वो क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट इंटरट्वाइंड सिस्टम्स हैं। क्लास क्या करती है, एक ट्रेडिशनल सोशल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है, बल्कि जो क्लास है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे इकोनॉमिक स्टैंडिंग को। ठीक है। जो कास्ट है वो रिजिड होती है पर क्लास क्या है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।